अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्रिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग ईकेट के यूईटी के मजीद एक पेपर को सॉल्व करने के ऊपर मूव कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को मैं ईकेट का 2024 का ऑथेंटिक पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं जो कि लास्ट ईयर का पेपर था। इसके अलावा 2010 का 2011 का पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। इसके अलावा बेटा 2016 का 2017 का और 19 का पेपर भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग ईकेट के 2015 के और 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से ये कोशिश है कि आप लोगों के ईकेट के टेस्ट से ज्यादा ईकेट के यूईटी के पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाऊं। यूईटी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है वो आपके पास अभी मार्च के मिड के अंदर आ रहा है। तो मेरी तरफ से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको ईकेट के पास पेपर सॉल्व करवाऊं। ये चीज जहन में रखिएगा। आप पंजाब की किसी भी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे ईकेट की बेसिस पे आपको आराम से एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए ईकेट के टेस्ट की इतनी ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ईकेट के टेस्ट के जरिए आप पंजाब की किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के तो बेटा देखो, अगर आप पंजाब की किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो ईकेट के टेस्ट की इतनी अहमियत इसलिए होती है कि पंजाब की जितनी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, अराउंड 20+ यूनिवर्सिटीज ईकेट के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। पंजाब के अंदर जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ईकेट की बेसिस के ऊपर आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि ईकेट के टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। सेकंड नंबर के ऊपर लाजमी तौर पे इन पास पेपर्स के लेक्चर को कवर करिए। मेरी तरफ से कोशिश है जो ईकेट के मेजर कंपोनेंट है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके ज्यादा से ज्यादा पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाऊं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी तैयारी वीक है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बेटा ये आपको ईकेट के टेस्ट में भी हेल्प करेगा। ये बैच आपको नस के नेट नंबर 3 के अंदर, नस के नेट नंबर 4 के अंदर भी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जीआईकेआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी और नस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फंक की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं, एनडीडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, मैरान में अप्लाई कर रहे हैं, या पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में से कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बेतहाशा फायदेमंद होगा। सेकंड नंबर के ऊपर मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो, इस बैच का एक और सबसे बड़ा फायदा कि चाहे आप बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, या आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बैच आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपको इस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको एक एक चीज बड़े बेसिक लेवल से पढ़ाती है। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। इसमें फिजिक्स भी कवर होगी, मैथ्स भी कवर होगी, इंग्लिश भी कवर होगी, और जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है वो भी कवर होगी। अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं तो आपको बिजनेस के मैथ्स जो है वो भी पढ़ाई जाएगी, बिजनेस की इंग्लिश है वो भी पढ़ाई जाएगी। एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव मैथ्स का पोर्शन हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो गया, वो भी लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आईक्यू का पोर्शन भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि एक सिंगल बैच के अंदर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की। इसके अलावा इस बैच की ड्यूरेशन क्या होती है कि भाई इस बैच के अंदर जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट नहीं हो जाएंगे, कंप्लीट 2025 के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट तक आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा। मल्टीपल टाइम आपको लाइव क्लासेस के अंदर आपको कोर्स की कन्वर्जन मिलेगी, एक एक चीज बड़े बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनिएगा। जज़ाकल्लाह। अब चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एग्जामिनर कहता है फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/2। एग्जामिनर कह रहा है 0 से लेकर 360 के दरमियान तमाम एंगल्स की वैल्यू बताओ। अगर साइन एक्स की वैल्यू आ रही है किसके बराबर? अगर साइन एक्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव के हाफ के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जामिनर यहां पे हमसे क्या बात कर रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? नेगेटिव के हाफ के। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं साइन को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 1/2। अब देखो साइन इनवर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, कभी भी दुनिया के अंदर अगर साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा। सिंपल तरीके से साइन इनवर्स अप्लाई हो जाएगा एंगल के ऊपर। और साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? हम सबको पता है कि भाई साइन इनवर्स 1/2 दुनिया के अंदर बराबर होता है किस चीज के? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 30 डिग्री के। साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है 30 डिग्री के। यानी कि आपके पास एक्स की एक वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव 30 के बराबर। एग्जामिनर ने मगर क्या कहा है? 0 से लेके पॉजिटिव 360 के दरमियान का एंगल बताना है। तो मेरा एंगल एक नेगेटिव का 30 आया है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 0 से लेके 360 के दरमियान का एंगल बताओ। तो कैसे निकालोगे भाई? सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं 180 में से
अगर मेरा रेफरेंस एंगल 30 का आ रहा है तो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं क्या देखूंगा, मुझे साफ तौर पे देख रहा है एक्स की वैल्यू -30 का मतलब क्या है। एक्स की वैल्यू -30 के मायने ये होते हैं कि ये एंगल ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, ना साइन का जो अपना क्वाड्रेंट होता है उसमें मौजूद है। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है, नेगेटिव का 30 डिग्री। अब देखो नेगेटिव का 30 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं होता, सेकंड में भी नहीं होता, क्योंकि सेकंड साइन का अपना होता है। तो या तो ये थर्ड में होता है और साथ में जाहिर सी बात है फोर्थ में होगा, क्योंकि नेगेटिव का 30 का मतलब कि आपका एंगल कहां पर होगा, थर्ड और फोर्थ के अंदर होगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 180 में से -30 को माइनस करवाते हैं। तो बेटा देखो 180 में से अगर -30 को माइनस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 180 + 30, तो ये बन जाएगा 210 डिग्री के बराबर। तो बेटा देखो मेरे पास सिंपल तरीके से एंगल क्या आ गया, 210 डिग्री आ गया। अब देखो 210 किस किस ऑप्शन में आ रहा है, एक आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, एक आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव का 30 डिग्री गिवन है। मेरा एंगल क्या था, नेगेटिव के 30 का था ना, तो नेगेटिव का 30, 180 में से जब -30 को माइनस करा तो आंसर क्या आया, 210 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको अगर 360 में एड अप करवाते हो तो वहां से भी आपके पास क्या आएगा, 330 आएगा, जाहिर सी बात है। दूसरा एंगल आपका फिर 330 का आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 1 + cos x डिवाइडेड बाय 1 + sec x द रिजल्ट विल बी डैश। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है ऊपर आ रहा है 1 + का cos x और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 + का sec x। sec क्या होता है भाई, sec बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय cos x के। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर लेकर जाता हूं तो ये बन जाएगा 1 + का cos x, और नीचे आप यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको आप वो करवा दो, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे आ गया cos x का cos x, यहाँ पर आ जाएगा cos x का cos x प्लस का 1 एज इट इज। देखो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स में अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos x का cos x, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x प्लस का 1। तो इस 1 + cos x से ये cos x प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल क्या वैल्यू बच रही होगी, cos x की वैल्यू बच रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से cos x के बराबर होगा। तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन a gives 1 - 8x + 24x² - 32x³ - 16x⁴। द एक्सप्रेशन a is given by। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आप अगर अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करने पे आपके पास ये वैल्यू आती है। तो बताइए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या थी, यानी कि बाइनोमियल टर्म क्या थी जिसको एक्सपेंड करने पे आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब काफी सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम एक फाइनाइट एलिमेंट्स की सीरीज होती है, यानी कि जो सीरीज होती है जब ये ओपन होती है तो फाइनाइट टर्म्स पे ओपन होती है, जबकि बाइनोमियल सीरीज जब ओपन होती है इनफिनाइट टर्म्स के ऊपर ओपन होती है। सेकंड नंबर पे हमेशा याद रखिएगा बाइनोमियल सीरीज की खास बात ये होती है कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा बाइनोमियल सीरीज की खास बात होती है, सही है ना। और सेकंड टर्म जो होती है वो हमेशा आपके पास नॉर्मली 1 से छोटी होती है। तो अब मुझे ये बात मालूम है कि बाइनोमियल सीरीज का जब फॉर्मूला एक्सपेंड होता है तो कैसे होता है, 1 + का nx आगे आता है प्लस का n इंटू n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये कहानी चलती जाती है। अब हमें नहीं पता कि भाई ये बाइनोमियल सीरीज किस पे आपको मिल रही है, तो हम बारी बारी चारों ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखो ना तो भाई बेटा अब देखो मैं आपको बाइनोमियल सीरीज की एक बड़ी मजे की कंडीशन पढ़ाता हूं कि भाई कभी भी आपके पास कोई भी बाइनोमियल सीरीज अगर आ रही है तो याद रखिएगा जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1 होती है, सेकंड टर्म जो भी होती है उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो पावर में वैल्यू होती है उसको n कहते हैं। अब देखो मेरे पास यहां पे जब ये सीरीज ओपन हुई है किस पे ओपन हुई है, 1 - 8x के ऊपर। देखो फर्स्ट टर्म जब मैं इस वाले अगर ऑप्शन को एक्सपेंड करता हूं, फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, फिर प्लस का साइन आगे होता है n इंटू एक्स, n बराबर है किसके, 4 के, और यहां पे देखो x यानी कि सेकंड टर्म किसके बराबर है, नेगेटिव के 2x के। तो 4 इंटू -2 ये क्या बनेगा, 1 माइनस का 8x बनेगा। तो ये देखो यहां पे इस ऑप्शन को एक्सपेंड करने पे 1 - 8x बन रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस का साइन, n क्या है, n 4 के बराबर है, और आपके पास x किसके बराबर है, नेगेटिव के 4x के। तो ये बन जाएगा 4 4 नेगेटिव का 16x, तो 1 - 16x। हालांकि मेरी सेकंड वैल्यू तो नेगेटिव का 8x होनी चाहिए थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखो तो यहां पे प्लस का साइन आ रहा है, तो मुझे बात मालूम है जब मैं इसको एक्सपेंड करवाऊंगा तो 4 2 ये पॉजिटिव का 8x बनेगा, हमें नेगेटिव का 8x आई थी सेकंड वैल्यू, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी देखो 4 4 प्लस का 16x बनेगा, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का 8x चाहिए। इसका मतलब खाली एक ही ऑप्शन ऐसा है कि
को अगर आप एक्सपेंड करवाओगे तो रिक्वायर्ड बाइनोमियल सीरीज आपकी ओपन होगी, दैट इज 1 माइनस का 8x प्लस 24x²। आप चेक करना चाहो इसकी थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हो, n इंटू एन माइनस वन, एन बराबर है किसके 4 के, फिर 4 माइनस का 1 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो नेगेटिव 2x का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, तो 2 2 4 हो गया, 3 2 6 और 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, तो 4 6 इज 24 और नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा 24x² जो कि मेरी सेकंड वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से देखो ये किसके ऊपर क्लोज हो रही है, ये इस टर्म के ऊपर क्लोज हो रही है। यानी कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। इनफैक्ट बायनोमियल सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, जो उसकी लॉजिक होती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मैं तो अपने शागिर्दों को इसके ऊपर एक ट्रिक याद करवाता हूं। आप में से जितने बच्चे बैच में बैठे हुए हैं तो याद करिए, मैंने आपको बायनोमियल सीरीज की चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद करवाए थे। तो बेटा देखो ये वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एग्जामिनर आपको कोई सीरीज दे देगा और बोलेगा कि भाई इसको बायनोमियल सीरीज के ऊपर क्लोज करके बताओ। एक तरीका तो क्वेश्चन पूछने का ये होता है। या फिर अक्सर वो पेशतर पेपर में क्या होता है, आपको जो बड़ी फेमस सीरीज है ना, जैसे कि आपके पास है 1 माइनस एक्स की पावर नेगेटिव 1 की सीरीज, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाएगा। या फिर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर नेगेटिव 1 की सीरीज का। या फिर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर नेगेटिव 2 का। या फिर आपके पास आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव 2 की सीरीज का। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर नेगेटिव 3 का। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव 3 का। तो भाई कभी भी आप बाइनोमियल सीरीज के टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो इन तीन एमसीक्यूज को लाजमी प्रिपेयर कर लेना। ये बड़ी बेसिक से एमसीक्यूज है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं क्योंकि ईकेट के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई देखो हमेशा याद रखिएगा, आप ऑल्दो आपको बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला आता है, आपको याद करने की नीड, रट्टे मारने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। आपको फॉर्मूला आता है, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। मगर चूंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में इतनी ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं, तो हम अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं कि भाई एटलीस्ट इनके बेसिक एमसीक्यू जहन में बैठा लो कि 1 माइनस एक्स की पावर अगर नेगेटिव 1 आ रहा है, यानी कि सेकंड वैल्यू अगर नेगेटिव के अंदर है और पावर भी नेगेटिव के अंदर है, तो हमेशा याद रखिएगा बाइनोमियल सीरीज पॉजिटिव की ओपन होती है। अगर पावर भी नेगेटिव है, सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, तो बाइनोमियल सीरीज पॉजिटिव की ओपन होगी। चूंकि पावर नेगेटिव की है और सेकंड टर्म भी आपके पास सिंपल नेगेटिव का एक्स आ रही है, तो पावर कैसी ओपन होती है, सिंपल आपके पास ओपन होगी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, और ये फनकारी चलती जाएगी इंफिनिटी तक। मगर अगर आपकी सेकंड टर्म कैसी है, नेगेटिव, मगर पावर सेकंड टर्म कैसी है, पॉजिटिव, मगर पावर कैसी है, नेगेटिव, तो अल्टरनेट साइन आ गए। तो अब यहां पे जो बाइनोमियल सीरीज ओपन होगी अल्टरनेट साइन पे ओपन होती है। तो ये कैसी ओपन होगी, 1 माइनस का एक्स, आगे आएगा पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। पहले देखो पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अब फिर नेगेटिव आएगा, फिर अगली नंबर क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ओपन पूरा होता है। सिमिलरली अगर आपके पास बाइनोमियल सीरीज आ रही है कि भाई आपकी 1 माइनस का एक्स होल पावर में नेगेटिव 2, यानी कि सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, मगर पावर कैसी है, 2 की, तो बाइनोमियल सीरीज ओपन होती है सिंपल नेचुरल नंबर्स के ऊपर। कैसे कि देखो पॉजिटिव की बाइनोमियल सीरीज ओपन होगी तो 1 प्लस का 2x, आगे आ जाएगा, सिंपल नेचुरल नंबर्स हैं, तो आगे आ जाएगा प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि पॉजिटिव की सीरीज ओपन होगी। बट अगर सेकंड टर्म आपकी पॉजिटिव है और पावर नेगेटिव है, और पावर कैसी नेगेटिव है, 2 की फॉर्म के अंदर, तो बाइनोमियल सीरीज जो ओपन होगी नेचुरल नंबर्स के ऊपर तो ओपन होगी, मगर कैसे, अल्टरनेट साइंस के ऊपर। कैसे ओपन होगी, देखो ये आपके पहली वैल्यू पॉजिटिव थी, सेकंड वैल्यू नेगेटिव के अंदर, फिर पॉजिटिव की वैल्यू, फिर नेगेटिव की वैल्यू, एंड सो ऑन। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, मगर जाहिर सी बात है पेपर में जब फॉर्मुला अप्लाई करोगे आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। तो भाई ये जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं इनकी डायरेक्टली आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। सिमिलरली हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर नेगेटिव 3, सेकंड टर्म भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, तो जो आपकी एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव के अंदर, और चूंकि पावर 3 आ रही है तो 3 के मल्टीपल पे ओपन होती है हमेशा ये। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3x, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का हमारे पास 6x स्क्वायर चलता जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, सिमिलरली अगर सेकंड टर्म पॉजिटिव है मगर पावर क्या है, नेगेटिव, तो ये कैसे ओपन होगी, अल्टरनेट साइंस के ऊपर। कैसे ओपन होगी, अल्टरनेट साइंस के ऊपर। तो भाई ये बेसिक चीज है, इसको जहन में बैठा लीजिएगा। बाइनोमियल सीरीज के ऊपर बहुत दफा आपको या तो सीरीज दे दी जाएगी, पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपको सीरीज दे दी जाएगी, एग्जामिनर बोलेगा ये किस पे क्लोज हो रही है, तो भाई आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली सिंपलीफाई कर सकते हो, आपको सोचने की नीड ही नहीं पड़नी। सिमिलरली अगर इस तरह की सीरीज दे दी, एग्जामिनर बोलेगा फॉर्मूला किस पे क्लोज हो रहा है, आपको विद इन सेकंड्स पे याद है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। नहीं तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करो बाइनोमियल सीरीज का। तो भाई देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द ट्रिक्स, तो जितनी ट्रिक्स आपको याद होंगी उसमें आपका फायदा है। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भाई इस पेपर में कुछ क्वेश्चन हमारे पास रिपीट भी हो रहे होंगे क्योंकि पेपर 2015 के और 2020 के मिला के हैं। 2016-17 के पेपर में मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, सिंपल तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मुला अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ कि भाई देखो जो पहला वाला आपका यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, पहला वाला जो आपकी फंक्शन आ रहा है उसको एडिटिव लिखो, दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर सिंपल तरीके
तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे, सही है ना। फिर प्लस का साइन लगाओ, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो आपकी बारी में उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी रिपीट आ रहा है। इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या बताई थी मैंने आपको, बारी बारी आप अपने ऑप्शंस की पहली वैल्यू को उठाएं, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे प्लॉट कर दें, तो जिस ऑप्शन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी करेक्ट आंसर होगा। एग्जामिनर कह रहे हैं 2 की पावर 2x माइनस का 10 प्लस का 2 की पावर x प्लस का 1 प्लस का 16। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईकेट के पेपर्स में आया हुआ है। इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि सिंपल तरीके से आपने बारी बारी चारों ऑप्शंस को उठाना है, जो भी इनकी पहली टर्म आ रही है, सिर्फ पहली टर्म बेशक उठा के चेक कर लो, पहली टर्म को उठा के डालो पूरी इक्वेशन में, जिस भी ऑप्शन के ऊपर पहली टर्म डालने के ऊपर जहां जहां x आ रहा है वहां पे डालोगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, जिसके ऊपर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसे डाल के चेक करोगे, जिस पे आपका आंसर आ रहा होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भाई इसके ऑप्शंस के ऊपर एतबार मत करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बहुत दफा इस पेपर में गलत भी लिखे होते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, आप खुद से डाल के चेक करो भाई बारी बारी ऑप्शंस को, जिसके ऊपर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इत्तेफाक से ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं द एरिया इंक्लोज बाय अ कर्व y is equal to cos x and x axis from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 is the same as dash। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था। ये क्वेश्चन भी ईकेट के पेपर से मल्टीपल टाइम आया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन की देखो लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व बताओ अगर y किसके बराबर है, cos x के। तो यानी कि देखो इंटीग्रेशन मुझे किस पे अप्लाई करनी है, cos x into dx के ऊपर, और यहाँ पे आपको लिमिट्स क्या गिवन है, 0 से लेके पाई बाय 2 की, तो 0 यहां पर आ गया, पाई बाय 2 यहां पर आ गया। अब एग्जामिनर आपसे आंसर नहीं पूछ रहा cos x की इंटीग्रेशन का, एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर तुम एरिया अंडर द कर्व cos x पे अप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो भी आंसर है, तुम्हारा जो भी आंसर है, तो तुम बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को जब सॉल्व करोगे तो वो किसके बराबर आएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इस क्वेश्चन की लॉजिक्स बताई थी कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप cos x की इंटीग्रेशन निकालो, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसकी इंटीग्रेशन लेना और फिर लिमिट्स को अप्लाई कर दो। तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव के sin x के बराबर, सही है। और जो भी आपकी लिमिट आ रही है आपने सिंपल तरीके से लिमिट को यहां पे अप्लाई कर दिया। अब लिमिट को कैसे अप्लाई करोगे, एक दफा ये हो जाएगा सिंपल sin पाई बाय 2 माइनस का एक दफा ये हो जाएगा sin 0। हमें पता है sin पाई बाय 2 sin 90 डिग्री बराबर होता है किसके, 1 के, और sin 0 बराबर होता है किसके, 0 के। तो आपके पास एरिया किसके बराबर आ गया, 1 के। अब आप बारी बारी इन चारों ऑप्शंस के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, जिसके ऊपर भी आंसर 1 के बराबर है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या मुश्किल बात है यार, इसमें क्या चिंता की बात है। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑप्शन को देखो, अगर मैं साइन एक्स की इंटीग्रेशन लेता हूं तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव का कॉस एक्स के बराबर, सही है। आपको एक जो लिमिट गिवन है वो पाई की गिवन है, दूसरी पाई बाय 2 की। तो भाई सिंपल तरीके से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दो, तो एक दफा ये आ जाएगा जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा कॉस पाई माइनस का कॉस पाई बाय 2, सही है ना। अब देखो हमें पता है कि कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 के। वाइल नेगेटिव का कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के, तो -1 ये पॉजिटिव का 1 बन गया, यानी कि इसके ऊपर ये प्रूफ कर रहा है, सही है। सिमिलरली फिर आप चेक करो जरा पाई बाय 2 और साइन एक्स के ऊपर, तो भाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी किसके बराबर, कॉस एक्स के बराबर। और अगर मैं इसकी चेक करने पे जाता हूं, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव के कॉस एक्स के बराबर ना, साइन एक्स की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नेगेटिव का कॉस एक्स, और अब जब आप लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक लिमिट आ रही है पाई बाय 2 की, दूसरी लिमिट आ रही है किसकी, पाई की, और बाहर नेगेटिव का नेगेटिव एडिटिव, तो बेटा cos पाई बाय 2। तो भाई देखो cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, और cos 180 डिग्री नेगेटिव 1 के, तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव का 1 बन गया, तो ये बाहर वाला नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। तो यानी कि भैया हमें क्या निकालना था, हमें तो प्लस का 1 चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव का 1 आ रहा है। सिमिलरली आप फिर इसके ऊपर चेक करोगे, इसके ऊपर भी नहीं आ रहा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए पे प्लस का 1 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी पे आप चेक कर लीजिएगा नहीं मिलेगा, वैसे जहां तक मुझे पता है क्योंकि लास्ट वाले पेपर में तो नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाया हुआ था, तो मैंने इस यहां पे थोड़ा जल्दी से आपको ओवरव्यू दे दिया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है 1 प्लस का आयोटा रूट 3, ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि 1 प्लस के आयोटा रूट 3 इन चारों ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो पहले ऑप्शन में 2 का 2 बाहर एडेड इज cos 30, cos 30 किसके बराबर होता है, cos 30 बराबर होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के, प्लस का आयोटा sin 30, sin 30 बराबर होता है 1/2 के। तो भाई जब मैं बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रूट 3 प्लस का आयोटा बन जाएगा, यानी कि इसके बराबर तो नहीं होता। अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं 2 cos 60 प्लस आयोटा 60, इसको चेक कर लेते हैं।
भाई cos 60 किसके बराबर होता है? बेटा cos 60 सॉल्व करने का फॉर्मूला cos 60 बराबर होता है 1/2 के, सेम एज sin 30। और आयोटा sin 60 किसके बराबर होता है? √3/2 के। तो भाई देखो ये 2 अंदर जाके दोनों नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस का आयोटा √3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस का आयोटा √3 किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द मैट्रिक्स 0 0 0 p देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू के आई इज डैश। अब देखो यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है ये, तो भाई वो वैल्यू बताओ p की जहां पे जब तुम उसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने के ऊपर अगर तुम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपके पास के आई का मतलब है एनी स्केलर नंबर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो अब आप देखो, आप बारी बारी ऑप्शंस को वेरीफाई करोगे, सही है ना? आप बारी बारी क्या करोगे? ऑप्शंस को वेरीफाई करोगे, उसके ऊपर आप चेक करोगे, यानी कि लेट सपोज पी के अंदर एक दफा 1 की वैल्यू डाल के चेक करो, तो ये बन जाएगा 0 0 0 1, सही है। और फिर आप इसका एक दफा इनवर्स लोगे, तो इनवर्स लेने के लिए जाहिर सी बात है क्या करोगे? इनवर्स लेने का तरीकेकार क्या होता है हमारे पास? अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना होता है तो इनवर्स लेने के लिए पहले काम तो डिटरमिनेंट भी आना चाहिए ना। देखो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कब होता है? एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यूज आपको बता देता हूं, दुनिया में किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है? याद रखिएगा, दुनिया के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट बराबर हो 0 के, उसका इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मैं कोई भी ऑप्शन यहां पे डालूं। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज, कि सर ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, सर बारी बारी सारे ऑप्शंस डाल के चेक करने पड़ेंगे, तो सॉल्व भी नहीं हो सकता इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। अरे भाई आपने अकल को इस्तेमाल नहीं करा, ऊपर वाले ने आपको अकल सलीम से नवाजा था। तो भाई एक बेसिक लॉजिक होती है कि अगर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं ए प्लस ए इनवर्स करने को, तो पहले तो देखो ए इनवर्स ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते यहां पे, क्योंकि देखो जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगा तो पी जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, और 0 माइनस का 0 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, तो इसका तो इनवर्स लेना पॉसिबल ही नहीं है। इसका तो इनवर्स लेना पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का पॉसिबल नहीं होता जब उसका डिटरमिनेंट 0, क्योंकि क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है ऊपर एडजॉइंट और नीचे डिवीजन के अंदर डिटरमिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो इनवर्स लेना पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ बच्चे इतने मासूम होते हैं कि बारी बारी ऑप्शंस को प्लॉट कर रहे होंगे। हाय मेरा बेटा, आपने अपना फजूल का टाइम जाया कर दिया, इसलिए कहते हैं प्रॉपर तैयारी करने को, क्योंकि भाई आपने क्या करा? अपना फजूल का टाइम जाया करा। अगर आप उसको लॉजिकली सोचते तो आप इनवर्स इस क्वेश्चन पे ले नहीं सकते। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन नॉट वैलिड फॉर एनी वैल्यू, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस का 1, देन dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x माइनस का 1, देन द रिजल्ट ऑफ x इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x माइनस का 1। ऑल्दो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल नहीं मानता इग्नोर करवाने को, तो मैं बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ईकेट के अंदर मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। ये मैं आपको 2015 का पेपर करवा रहा हूं, उसके अंदर भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2020 के पेपर में भी मौजूद है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? एग्जामिनर ने आपको सबसे पहले एक फंक्शन दे दिया और आगे मासूमियत से उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। देखो एग्जामिनर की खूबसूरती देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है। एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास एक फंक्शन है y के रिस्पेक्ट से और आगे वो उसका डेरिवेटिव भी बता रहा है। अच्छी अच्छी नीयत का बंदा है भाई, एग्जामिनर बड़ा अच्छा आदमी है। आगे आपको क्या कह रहा है? उसका डेरिवेटिव भी बता रहा है, यानी कि एग्जामिनर सबसे पहले तो कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है और फिर आगे चल के उस फंक्शन का वो आपको डेरिवेटिव भी बता रहा है। आगे मासूमियत से कहता है रिजल्ट बताओ किसका? इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0 और आगे वो फंक्शन गिवन है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? वो इतने मासूम होते हैं कि यहां पे वो इंटीग्रेशन लेने लग जाते हैं। अरे भाई इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का एक शॉर्टकट होता है, एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि देखो डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। दुनिया का असूल है, अगर आप दुनिया में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको आंसर में क्या मिलता है? आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। आप दुनिया में किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लोगे तो आपको उसका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का आपस में रिश्ता क्या है? आपस में प्यार और मोहब्बत का इनका रिश्ता क्या है? कि एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। यानी कि अगर मैं उसी आंसर के ऊपर क्या अप्लाई करूंगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे वापस से फंक्शन मिल जाएगा। भाई ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखो एग्जामिनर ने तुम्हें फंक्शन का डेरिवेटिव बताया हुआ है, तुम्हें फंक्शन का
आंसर बताया हुआ है कि जब तुम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो जो आंसर आएगा एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताया हुआ है। आगे एग्जामिनर मासूमियत से कह रहा है कि उस आंसर के ऊपर अगर इंटीग्रेशन लोगे ना तो जो फंक्शन आएगा उसकी लिमिट्स बताओ। अरे भाई इसमें परेशान होने की बात क्या है? तुम्हें एग्जामिनर ने सारी चीजें हलवा परोस के दिया हुआ है, खाली तुमने उस हलवे को खाना है। रोजे में मत खाना, मगर समझो बात को कि भाई तुम्हें फंक्शन का डेरिवेटिव बताया हुआ है और तुम्हें उस डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन लेनी है, तो भाई क्या मुश्किल बात है? यानी कि मुझे ये बात मालूम है कि जब मैं इस टर्म की इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1। और मेरी जो लिमिट्स आ रही हैं वो खाली ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, क्योंकि देखो आप दुनिया में किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हो तो आपको अल्टीमेटली एक आंसर मिलता है। और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन कहते हैं अपोजिट काम को। तो अगर मैं उस आंसर की इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो भाई अगर मुझे इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी है तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? इसका डेरिवेटिव आपको बताया हुआ नहीं, ये बेसिकली डेरिवेटिव है। तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर रूट 2x माइनस का 1। तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर ये आएगा। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दो यार, क्या मुश्किल बात है? लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं? एक दफा फंक्शन में अपर लिमिट डालोगे, फिर माइनस का साइन पे लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2 का 2 इंटू 5 का 5 देन माइनस का 1। फिर माइनस का साइन, एक दफा लोअर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट डालोगे, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 0, फिर आगे माइनस का 1। तो भैया सिंप्लीफाई करूंगा, 5 का स्क्वायर इज 25 और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस का 1 इज 24 एंड यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 0, 0 माइनस का 1, ये रूट में नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे कोई लिमिट्स के अंदर गलती करी हुई है टाइपिस्ट ने। तो भाई जो भी हो यहाँ पे बहरहाल आंसर इसका इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप 25 इंटू रूट 24 मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो भाई यहाँ पे लिमिट्स में गलती करी हुई है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चन करवाया था, वहां पे लिमिट्स डिफरेंट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे लिमिट्स डिफरेंट थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है लिमिट्स के अंदर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की लॉजिक मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है। भाई लिमिट्स कोई भी है उसको सॉल्व कर सकते हो यार, मतलब वो मुश्किल चीज नहीं है, ये तो नर्सरी क्लास का काम है ना यार। इस काम के लिए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। भाई जो भी लिमिट्स हैं उसको डाल के चेक कर सकते हो। असल चीज का कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट आपको वैसे क्लैरिफाई कर दिया। खैर, पैरिस में एग्जामिनर कहता है विच वन द वैलिड रूट ऑफ 3x2 माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अगेन देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, ईकेट के एमसीक्यू जब मैं आपको करवा रहा था। तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि वैलिड रूट का मतलब होता है, देखो रूट का मतलब होता है आंसर, यानी कि x का करेक्ट आंसर क्या है। तो आप बारी बारी अपने चारों ऑप्शंस को डाल के चेक करोगे, जिसके ऊपर वेरीफाई कर रहे हो करेक्ट आंसर होगा। सो भाई मैं पहले ऑप्शन को अगर डालता हूं तो जहां जहां x आ रहा है वहां 4 डाल के चेक कर लो, तो क्या बन गया 3 का 3 और x की जगह पे x क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64 के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस का 8 का 8, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 4 जार इज 20 और फिर प्लस का 6। मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कभी भी 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आने वाला, क्योंकि देखो एक चीज होती है आपकी मेंटल मैथ्स ना, तो साफ तौर पे दिख रहा है 3 इंटू 64 का आंसर बड़ा आएगा यार, काफी बड़ा आएगा 3 इंटू 64 का आंसर। अगर मैं 8 इंटू 16 कर भी दूं और फिर 20 के साथ उसको ऐड भी करवा दूं, फिर भी वो इस चीज को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, यानी कि आंसर काफी बड़ा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं चेक करता हूं तो 3 का 3 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 के बराबर, फिर 3 का स्क्वायर इज 9 और हम सबको पता है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 किसके बराबर होता है 72 के। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे 72 लिख दिया। 5 3 होता है 15 प्लस का 6 हो गया। 27 इंटू 3 81 बन जाएगा, माइनस का 72 और माइनस का 15 प्लस का 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 9। तो 72 और माइनस का 9 तो माइनस का 81 बनेगा ना, तो 81 माइनस 81 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 41, न्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट पेपर्स में रिपीट नहीं हुआ हुआ, मगर इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है find the set of value, find the set of value of m for which the expression 2x square minus का mx plus का 2 is equal to 0 have the real roots। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई m की वैल्यू बताओ अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को आपको यहां पे सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको दिखता भी रहे। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 2x स्क्वायर, आगे आ रहा है माइनस का mx, आगे आ रहा है प्लस का 2 इक्वल टू 0। कहता है कि भाई अगर तुम्हारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल, तो भैया बताइए m की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे स्मॉल a क्या है 2 के बराबर, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस का m, b कहते हैं सिंगल पावर x से कोफिशिएंट को, और कांस्टेंट यानी कि c क्या आ रहा है 2 के बराबर। अब देखो रूट्स रियल होने का मतलब क्या होता है, रूट्स के रियल होने का मतलब होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर रूट्स क्या हो आपके रियल हो, और इक्वल रूट्स के ऊपर d क्या होता है 0 के बराबर। तो अगर मुझे रूट्स क्या चाहिए, रियल रूट्स चाहिए, तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो अब देखो हम सबसे पहले यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं।
डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बेटा बी की वैल्यू क्या है, बी बराबर है नेगेटिव के एम के पावर में स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4, ए बराबर है 2 के और सी बराबर है 2 के, तो नेगेटिव एम का स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 4 टू जार 8 और 8 टू जार 16। यानी कि देखो मेरी डी की वैल्यू क्या बनती है, एम स्क्वायर माइनस का 16। चूंकि एग्जामिनर ने कंडीशन दी है कि अगर तुम्हारे रूट्स रियल होंगे तो बताओ, अगर तुम्हारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, तो बताओ कि तुम्हारे पास एम की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब यहां से जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है, यहां से जो भी आंसर आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन आपको ये गिवन है ना। तो भाई अगर मैं अब मुझे चूंकि m की वैल्यू चाहिए ना, अब मुझे पता है m पे स्क्वायर आ रहा है, तो जब कभी आप दुनिया में स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हो, जब कभी दुनिया में आप स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हो, आपके पास दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव के अंदर। इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी इन इक्वालिटी में अगर नेगेटिव की वैल्यू आएगी तो आपकी इन इक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो √16 जो -4 वाला होगा ना, उसके लिए इन इक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर के अंदर। तो ये m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव का 4। तो आपके दो आंसर आएंगे, एक नेगेटिव के अंदर और एक पॉजिटिव के अंदर। यहां पे सिंबल देखो चेंज क्यों हो रहा है, जब कभी इनइक्वालिटी में नेगेटिव की वैल्यू आती है तो आपकी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर, यहां पे कोई भी करेक्ट आंसर गिवन नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर ए बल्कि करेक्ट है और सी भी आपका करेक्ट है, वाइल ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर वैसे होना चाहिए था, एम की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है -4 से, एम की वैल्यू -4 से क्या है, छोटी, मगर आपके पास पर्टिकुलरली ग्रेटर देन आ रही है किसके मुकाबले में, +4 के मुकाबले में। ये इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था कि m की वैल्यू कैसी है, -4 बड़ा है, m छोटा है, और m की वैल्यू बड़ी है 4 के मुकाबले में। यानी कि ये आपकी पर्टिकुलरली यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म होनी चाहिए, तो कोई भी इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी का कॉम्बिनेशन। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में कोई गलती आ रही है, तभी ये क्वेश्चन दो दफा लिखा हुआ है कि भाई, और दोनों दफा ये क्वेश्चन गलत ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 सेम क्वेश्चन ही आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन दो दफा कॉपी डाउन किया हुआ है, दोनों में आंसर्स चेंज आ रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई पोटेंशियल गलती थी, पर चलो चेक कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात होती है, बच्चा अगर अपना लाके क्वेश्चन अगर शेयर करता है तो भाई कोई मसले की बात नहीं, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। नहीं तो एग्जामिनर कह रहे हैं देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, put of these 38 use desktop computer, 16 out of these use laptop. It is noticed that the 5 students neither use laptop or computer. The students having both laptop and computer is A. Based on the information, find out the greatest value of A. Find out the greatest value of A. Okay. अब देखो दोनों दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपके पास डेटा पूरा सेम आ रहा है, मगर आंसर दोनों के अंदर चेंज है। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिकल या तो इशू है या आंसर यहाँ पे गलत गिवन है, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं आपको टोटल तादाद बताई हुई है, टोटल किसके बराबर है, 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सही है। हमारे पास इन 50 में से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज करता है, सही है। और हमारे पास अल्लाह भला करे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जबकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नीदर यानी कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, सही है। एग्जामिनर पूछ रहा है बोथ कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप मिला के कितने इस्तेमाल करते होंगे। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये सेट्स की थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सेट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर होता है ग्रुप 1 प्लस के ग्रुप 2 के, आगे आता है माइनस का बोथ प्लस का नीदर। ये सेट्स का एक बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं, एग्जामिनर ने आपसे कहा है बोथ की वैल्यू बराबर है किसके, ए के, यानी कि वो बच्चे जो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो ए से डिनोट किया है, और हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है ए की, हमें सिंपल ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो आइए चेक करते हैं ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। तो आप सिंपलीफाई करवाने के ऊपर लेकर चलते हो इस क्वेश्चन को। तो भाई अगर मैं इसको सॉल्व करवाने के लिए लेके जाऊं, तो टोटल बच्चे कितने गिवन है, 50। टोटल कितने स्टूडेंट्स देखो आपको गिवन है, टोटल आपको 50 स्टूडेंट्स गिवन है, सही है ना। हमारे पास ग्रुप 1 किसका आ रहा है, ग्रुप 1 आ रहा है 38 स्टूडेंट्स का, ग्रुप 2 आ रहा है बेटा 16 स्टूडेंट्स का, माइनस का बोथ, बोथ की जगह पे मैं ए लिख देता हूं, प्लस का नीदर, नीदर बराबर है 5 के। तो भाई अगर मैं 38 के अंदर 16 का इजाफा करता हूं तो 38 प्लस का 16 क्या बन जाएगा, ये तो 54 बन गया, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से 38 प्लस का 16 ये बन गया मेरे पास किसके बराबर, 38 प्लस का 16, 6 में 2, हाँ सही है ना, 14, सही है, 54 बनेगा। फिर आगे आ रहा है प्लस का 5 और माइनस का ए। तो भाई 54 के अंदर मजीद 5 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, 59 बन जाएगा, 54 प्लस का 59 हो जाएगा, और ये 59 यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के बाद नेगेटिव का है, तो 50 माइनस का 59 यहाँ पे आएगा नेगेटिव का 9, 50 में से 59 को माइनस करोगे नेगेटिव का 9 बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव का ए, एरिडिस का एरिडिस। तो आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर, यानी कि टोटल 9
ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मगर देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होगा, एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ ये नहीं कहा हुआ, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ बोथ की वैल्यू बताओ, एग्जामिनर कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ बोथ की, यानी कि मैक्सिमम कितने बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे 9 जो आ रहा है ना, ये एग्जैक्ट नंबर आ रहा है बोथ का, यानी कि वो बच्चे जो डेस्कटॉप भी इस्तेमाल करते हैं और लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं उनकी एक्चुअल तादाद 9 है। मगर एग्जामिनर एक्चुअल तादाद नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट तादाद बताओ कितनी हो सकती है। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन 16 है, एक 36 है, एक 4 है, एक 30 है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो फिर 16 होना चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा भाई, 16 जो है 9 के सबसे करीब तरीन नंबर क्या होगा, 9 के करीब तरीन में एक 4 भी हो सकता है और एक 16 भी हो सकता है, सही है ना। तो 9 के करीब तरीन के अंदर मैं 16 को कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि 9 से जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटेस्ट के अंदर अपर बाउंड के ऊपर वो 16 काउंट होगा। बट अगर मैं लोअर बाउंड पे देखूं तो फिर वो 4 होना चाहिए। तो मेरे नजदीक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 16 के बराबर, क्योंकि देखो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, करीब तरीन में अपर बाउंड मैं अगर करता हूं, अगर मैं इसका क्या करता हूं राउंड अप करता हूं, तो 9 के करीब तरीन के ऊपर फिर मैं 16 को काउंट करूंगा। और अगर मुझसे वो कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो फिर मैं 4 कंसीडर कर लेता। तो भाई इन दोनों ऑप्शंस के दोनों क्वेश्चंस के अंदर डेटा सेम है, मगर आपके ऑप्शन चेंज आ रहे हैं। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मेरे नजदीक ग्रेटेस्ट वैल्यू उनकी पूछी हुई है, तो भाई 16 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द स्लोप ऑफ अ लाइन विद द इंक्लिनेशन 120 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन बताओ अगर इंक्लिनेशन बराबर है 120 के। हमेशा याद रखिएगा स्लोप निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो भाई अगर मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन किसके बराबर गिवन है 120 डिग्री के, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 120 के। अब बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, सॉल्व कैसे करें। अरे भाई अगर आप लोगों ने मुझसे तालीम हासिल करी है तो बेटा मैंने आपको अपने बैच के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाई थी मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था। तो अगर आपको टेंजेंट 120 निकालना है तो इसको ब्रेक डाउन कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 प्लस 30 के। तो भाई 90 डिग्री कैसा एंगल है, 90 डिग्री मेरे पास आ रहा है रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन पे। तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है आंसर में क्या हो जाएगा चेंज। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेंजेंट का आपके पास चेंजिंग पार्टनर क्या होता है कॉट के बराबर। और जो भी दूसरा एंगल आ रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आप इस चीज को यहाँ पे देखो कि भाई आपके पास जो 90 प्लस 30 है कहां पे लाई करेगा, 90 प्लस 30 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर टेंजेंट क्या होता है हमेशा नेगेटिव। तो आंसर आ गया नेगेटिव कॉट 30 के। तो मुझे ये बात मालूम है कॉट 30 क्या होता है 1 बाई टेंजेंट, तो टेंजेंट 30 बराबर होता है 1 बाय रूट 3 के। तो अगर मुझे कॉट 30 की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट 30 क्या होता है 1 बाय रूट 3। तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 3। और मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव रूट 3 के बराबर। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो कि भाई इंक्लिनेशन 120 की गिवन है, तो मुझे पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है व्हेनेवर इंक्लिनेशन इज गिवन, ये होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट 30 टेंजेंट थीटा के बराबर, सही है ना। आपको यहाँ पे देखो एंगल क्या गिवन था, आपको यहाँ पे एंगल गिवन था 120 डिग्री का। अब 120 का एंगल अगर तो आपको डायरेक्टली आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता फिर सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है 90 प्लस का 30 वाला। तो देखो तुम्हारा प्रेफरेंस एंगल कहां का आ रहा है, मैंने ट्रिक आपको अपने ट्रिगोनोमेट्री के पहले लेक्चर में बताई थी कि भाई आपका रेफरेंस एंगल कहां का आ रहा है वर्टिकल लाइन का। तो क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन आ रहा है आंसर में क्या हो जाएगा चेंज, टेंजेंट चेंज होता है कॉट के ऊपर। जो भी दूसरा एंगल आ रहा है एडिट लिख दो, सही है। अब आप देखो प्लस में आंसर है नेगेटिव में, उसको चेक करने के लिए एंगल को देखा जाता है। 90 प्लस 30 कहां लाई करेगा, 90 प्लस 30 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर है नेगेटिव कॉट 30 के बराबर। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई कॉट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट 30 बराबर होता है 1 बाय रूट 3 के। तो कॉट 30 क्या होगा, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ना, तो यानी कि ये क्या बन गया 1 बाय टेंजेंट 30। और हमें पता है कि टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 होता है 1 बाय रूट 3 के। तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी रेसिप्रोकेट फॉर्म में, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव रूट 3 के बराबर। विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो गया। अरे भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कैलकुलेटर तो अच्छा बच्चा इस्तेमाल ही नहीं करता दुनिया के अंदर, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ लाइन सेगमेंट whose end points lies on a circle is called arc of a circle, center of a circle, radius of a circle और chord of a circle। अरे मेरे प्यारे शागिर्दों अगेन मैंने आपको सर्कल्स के अंदर एक एमसीक्यूज पढ़ाया है। देखो मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब बच्चा मेहनत ना करे या फिर बच्चा क्लास को तरीके से ना ले। मैंने ये चीज आपको क्लास में पढ़ाई थी कि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर कॉर्ड किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को जस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है उसको कॉर्ड कहते हैं। और मैक्सिमम कॉर्ड किसे कहा जाता है, मैक्सिमम कॉर्ड कहा जाता है एक ऐसी लाइन जो आपको सर्कल के ऊपर मैक्सिमम लेंथ के ऊपर मिले, जो सर्कल के सेंटर से पास करे। यानी कि इस लाइन को हम डायमीटर ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं। डायमीटर का एक और फॉर्मूला होता है, एक और नाम होता है मैक्सिमम कॉर्ड
कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये चीज मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताई थी कि डायमीटर का एक और नाम क्या होता है, मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो कॉर्ड कहते हैं किसे, एक ऐसी लाइन को जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को टच कर रही है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, टच कर रही है, उसको कॉर्ड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि 2x प्लस का 3y लेसर देन जीरो, इन इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, आइडेंटिटी है या नन है। बेटा देखो, इन इक्वालिटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपके पास सिंपल ग्रेटर देन लेसर देन का सिंबल हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, या लेसर देन इक्वल टू का सिंबल हो, तो ये इक्वालिटी कहलाता है। इन इक्वालिटी कहा जाता है जहां पे सिर्फ आपके पास ग्रेटर देन या लेसर देन का सिंबल हो। तो ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है, सिंपल इन इक्वालिटी का आ रहा है, सही है ना। इक्वेशन क्या होती है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को अभी कभार ये भी नहीं पता होता। भाई इक्वेशन कहते हैं दुनिया में एक ऐसी वैल्यू को जहां पे कोई ना कोई अननोन वेरिएबल आ रहा हो, प्लस साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट हो, और साथ में इक्वल टू का साइन हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो दुनिया में ऐसी वैल्यू को इक्वेशन कहते हैं। मैं आपके सामने लिख दूं 2x प्लस का 3y, एज इट इज लिख दूं बस, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है ना एक रिलेशन हो सकता है। इट कैन नॉट बी इक्वेशन। इक्वेशन होने के लिए जरूरी था कि इक्वल टू का साइन भी होता और कोई ना कोई कांस्टेंट भी होता। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द प्रोजेक्ट, क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव 2y प्लस 3j प्लस 7k इज डैश। भाई ये क्वेश्चन गलत आ रहा है, इसको मैं पहले ही बता देता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई वेक्टर्स की प्रोजेक्शन निकालने के लिए दो वेक्टर्स का होना कंपलसरी है। क्योंकि देखो दुनिया में कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि एक वेक्टर अगर दूसरे पे प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर करते हो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे डिवीजन के अंदर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन क्रिएट की जा रही होती है उस वेक्टर का नीचे आता है मैग्नीट्यूड। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। तो अब यहां पे देखो एक ही वेक्टर गिवन है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते भी हो तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा नेगेटिव 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। तो 4 9 और 49 58, 58 में 4 62, ये तो रूट 62 बन रहा है, और नीचे तो किसी में भी रूट 62 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत गिवन है आपको, क्योंकि दो वेक्टर्स होने चाहिए थे। तो भाई मैं काम करता हूं, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हमेशा मैं वेक्टर्स में पढ़ाता भी हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं आपके पास एक वेक्टर आ रहा है, वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू आ रही है आपके पास आई माइनस का 2j प्लस का के, और आपके पास एक वेक्टर बी आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास अल्लाह भला करे 4i माइनस का 4j। ये क्वेश्चन भी पास पेपर्स में आया हुआ है, तो पास पेपर्स के क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा। मगर मैं आपको इस लॉजिक को समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन की लॉजिक समझ में आ जाए। अब देखो ये दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एग्जामिनर कहता है वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बताइए वेक्टर बी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने सबसे पहले करना है ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन करनी है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। अगर वेक्टर ए बी पे प्रोजेक्शन कर रहा है तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो ऊपर सिंपल इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो आई माइनस का 2j प्लस का के, इनका ऊपर डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर लो, तो 4i माइनस का 4j प्लस का 7k क्या बन जाएगा, आई कंपोनेंट आई से होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 4, नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 से होगा ये आ जाएगा पॉजिटिव का 4 2 8, प्लस का के प्लस का 7 से होगा तो यहाँ पे आ गया 7। तो बेटा क्या बन गया, 8 और 7, 15, 15 में 4 का इजाफा करोगे 19 आ गया सिंपल, यानी कि ए डॉट प्रोडक्ट बी क्या आ गया 19। और अगर मैं वेक्टर बी का, अगर मैं सिंपल तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, नेगेटिव 4 का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव का 16, क्योंकि नेगेटिव 4 का स्क्वायर करोगे नेगेटिव खत्म हो जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर इज 49। तो 16 और 16 होता है 32, तो 16 और 16 32, 32 में 49, तो 59 69 79 एंड देन 2 का इजाफा 81 बन जाएगा ना। क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर 81। अरे भाई बेसिक मेंटल मैथ्स है यार, अगर आपकी मेंटल मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो भाई ऐसे करके सॉल्व कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो दिमाग में चीजों को सॉल्व करने की। तो रूट 81 बराबर होता है 9 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरी प्रोजेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी इज बेसिकली इक्वल टू, ऊपर आया ए डॉट प्रोडक्ट बी 19 और नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जिस पे जा रहा है तो 9 के बराबर, तो इसका आंसर ये आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में चीज आपको गिवन नहीं है तो इसलिए आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा वेक्टर ही नहीं बताया हुआ था। एग्जामिनर कहता है अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन डैश ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एट मोस्ट वन, एग्जैक्टली वन, नन या एटलीस्ट वन। जाहिर सी बात है भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर कम से कम एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मसला नहीं है, मगर कम से कम एक तो होना चाहिए ना भाई, नॉर्मल सी बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की। तो भाई मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे।
आपको सिंपल तरीके से देखो फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू। इस फंक्शन का पहले तो वन टाइम डेरिवेटिव ले लो। बेटा फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, ये बन गया टू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का वन, और माइनस के टू का डेरिवेटिव हो गया जीरो के बराबर। तो आपके फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब आप सिंपल तरीके से अपनी एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल करोगे। हमारी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? ये होती है एफ प्राइम एक्स की वैल्यू का जीरो होना। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को अगर मैं जीरो रखता हूं तो क्या बन जाएगा? जीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस का वन, माइनस का वन वहां पे जाएगा, प्लस का वन बन जाएगा, इक्वल टू के बाद टू एक्स, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? वन बाई टू के बराबर। जैसे एक्स की वैल्यू मिल गई। अब आपने करना क्या, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वैल्यू मिनिमम है और आपके पास एक ही एक्स की वैल्यू आ रही है, तो इसको डायरेक्टली आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। तो अगर मैं इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालता हूं तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स की जगह पे वन बाई टू को प्लॉट कर दो, तो क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर यानी कि वन बाई टू का स्क्वायर, डायरेक्टली कर लो, वन बाय फोर बन गया। फिर आगे आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, आगे आ जाएगा माइनस का टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो भाई एलसीएम ले लो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। यहां पे देखो इस टू के नीचे भी फोर लेकर आना है, तो फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड। तो क्या बन गया? ये बन गया वन बाय फोर, ये बन गया नेगेटिव का टू बाय फोर, और ये बन गया फोर टू जार एट डिवाइडेड बाय फोर। भाई सिंपल मैंने एलसीएम लिया यार, मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा। आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या काम कर दिया आपने इतना मुश्किल सा। अरे भाई आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रही थी ना, जहां जहां यहाँ पे एक्स आ रहा है वहां पे आप वन बाय टू को प्लॉट कर दो। तो क्या बन जाएगा? वन बाय टू का वन बाय टू माइनस का टू। सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लिया, वन बाय फोर का वन बाय फोर, वन बाय टू को अगर वन बाय फोर पे कन्वर्ट करना है तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। सिमिलरली टू के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, तो फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड। इससे फायदा क्या हुआ? सबके नीचे फोर का एलसीएम आ गया। यहाँ पे ऊपर आ गया वन माइनस का टू माइनस का एट, तो माइनस टू माइनस का एट माइनस का टेन, और वन माइनस का टेन, ये बन जाएगा माइनस का नाइन बाय फोर। तो आपकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई? नेगेटिव के नाइन बाय फोर के बराबर। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अप्लाई करो टू एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के वन के ऊपर। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो, अक्सर बच्चे डिवीजन फॉर्मूला खुद से याद कर लेते हैं। बेटा शैतान आपको बहकाएगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पेपर में। जब कभी शैतान आपको बहकाए ना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो अपने आप को रख के एक चमाट मारना है, क्योंकि बेटा उससे फायदा ये होता है आपकी नींद भाग जाएगी पेपर के अंदर। तो अब देखो अक्सर बच्चे डिवीजन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में चले जाते हैं। भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले पावर फॉर्मूला चेक करो। भाई नीचे वाली कंप्लीट टर्म की पावर क्या आ रही है? वन के बराबर, तो पावर फॉर्मूला फेल हो गया। फिर जाओगे एलन शॉर्टकट के ऊपर। एलन शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर? कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है तो आप एलन की शॉर्टकट अप्लाई करोगे। तो अब देखो नीचे वाली टर्म क्या आ रही है? नीचे वाली टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा टू एक्स के बराबर, माइनस के एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन के बराबर, और माइनस वन का डेरिवेटिव होगा जीरो के बराबर। तो यानी कि देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, आप सिंपल तरीके से एलन को लिखोगे, और जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है वो एज इट इज एलन के फंक्शन के तौर पे आ जाएगी। ये आपका सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पीरियड का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एग्जामिनर कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? पीरियड का। एग्जामिनर कह रहा है पीरियड बताइए किसका? फाइव टेंजेंट एक्स बाई थ्री का। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, दुनिया के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन का या कॉस का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो टू पाई होता है। पीरियड कहते हैं कि कितने एंगल्स के बाद एक वैल्यू रिपीट होती है, रिपीटेशन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 12 आवर की घड़ी का जो पीरियड होता है वो 12 आवर्स होता है। 24 घंटे की घड़ी का पीरियड 24 घंटे होता है, कि 24 घंटे के बाद वापस से अपनी पहली वैल्यू रिपीट करेगी। तो साइन या कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड टू पाई होता है। टेंजेंट का बेटा जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है ये पाई के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको बैच में पढ़ाई में, तभी मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से अगर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनी, क्योंकि यहां पे आपको लाइव क्लासेस में पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। आप किसी भी महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको वहां पे वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जो मैं अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करता हूं। जिसका बड़ा ख्याल रखिएगा। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है? पीरियड ऑफ फाइव टेंजेंट एक्स बाई थ्री। अब देखो पीरियड के अंदर एक शॉर्टकट होता है। आपसे एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है? फाइव टेंजेंट एक्स बाई थ्री का पीरियड बताओ। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। लेट सपोज आपको कभी भी किसी भी चीज का पीरियड निकालना है, एग्जामिनर कह रहा है साइन थ्री एक्स का पीरियड बताओ। देखो पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका पहले स्टैंडर्ड पीरियड लिख दो। तो साइन का स्टैंडर्ड पीरियड होता है टू पाई। और अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है जिंदगी का, वो तुम्हारे एंगल के साथ जुड़ी हुई कांस्टेंट से होता है। तुम्हारे एंगल के साथ जो भी वैल्यू आ रही है ना, अगर वो वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई कर रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। अगर कोई वैल्यू यहां पे डिवाइड कर रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पीरियड बताओ कॉस
4 डिवाइडेड बाय 7 पाई का इसका पीरियड बताओ, या cos 4 डिवाइडेड बाय 7 एंगल का पीरियड बताओ। अब देखो cos का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर। मैंने क्या कहा, जो वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और जो वैल्यू तुम्हारे एंगल से डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसका cos 4 बाय 7 एक्स का पीरियड क्या होगा, 7 इंटू 2 पाई बाय 4 के बराबर होगा। याद रखिएगा, पीरियड का सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक आपके एंगल के साथ जुड़े हुए कांस्टेंट से होता है। आप अक्सर और पेशतर पेपर में इस तरह की फनकारियां देखोगे, एग्जामिनर बोलेगा टेंजन एक्स प्लस 2 का पीरियड बताओ। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता भाई इसका पीरियड सिंपल पाई होगा, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है आपके एंगल के साथ। अगर कोई वैल्यू आपके एंगल के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन की फॉर्म में होगी तब आपका ताल्लुक जुड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, बड़ी बेसिक बातें होती हैं। तो यहां पे भी देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 5 आपको पहले दे रहा है, तो 5 का कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। टेंजन का पीरियड क्या होता है, स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर। तो यहां पे देखो तुम्हारे एंगल से कोई टर्म अगर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती। यहां पे देखो डिवाइड हो रही थी, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो गई, तो आपका पीरियड क्या बन गया, 3 पाई के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास अ ट्राइंगल हैज डैश इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। भाई हमें पता है कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा उसके अंदर उसके 3 वर्टेक्सेस होते हैं, और हर वर्टेक्स के पास अपना एक पॉइंट होता है, x1 y1 का, x2 y2 का, फिर x3 y3 का। तो इन टोटल किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो उसके वर्टेक्स होते हैं, और हर वर्टेक्स के अंदर 2-2 पॉइंट्स होते हैं। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इन टोटल 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है, बाखुदा कुछ क्वेश्चंस को देख के बड़ी खुशी मिलती है, और उनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे कहा है एरिया अंडर द कर्व तो निकालो, मगर लिमिट्स के पॉइंट ही दिए हुए। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला तो ये होता है, मगर हमें लिमिट्स मालूम होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन, आपको इक्वेशन बताई हुई। अब देखो इक्वेशन के जरिए पहले अपनी लिमिट्स को डिफाइन करोगे। आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस का x स्क्वायर। तो आप पहले यहां से अपनी लिमिट्स बनाओगे, x की वैल्यूज निकालोगे। कैसे कि मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगा 0 के बराबर। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर कंसीडर करता हूं ताकि मुझे जो मेरी x की वैल्यूज मिल सके ना, ताकि मैं इसको अपना क्या बेसिकली कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसको कंसीडर करता हूं कि भाई वो कौन से पॉइंट्स है जहां पे मेरा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। तो मैंने वहां पे इसलिए y की वैल्यू को 0 कर दिया। अब अगर मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 4 माइनस का x। अक्सर अक्सर बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 0 से डिवाइड करके खत्म कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल कभी भी 0 से डिवाइड होकर खत्म नहीं होता भाई, आपके फैक्टर्स बन गया। ये बेसिकली x आपका एक अलग फैक्टर है, 4 माइनस का x एक अलग फैक्टर है। तो मैं दोनों को बारी बारी 0 पे सपोज करूंगा, एक x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, और एक मेरा 4 माइनस का x इक्वल टू 0 फैक्टर ये आ गया। तो एक तो x का आंसर 0 आ गया, माइनस का x जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो यहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब फाइनली मैं यहां पे एरिया अंडर द कर्व निकाल सकता हूं। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा याद रखिएगा उसको अपर लिमिट कहते हैं, वो ऊपर आती है, छोटी वाली वैल्यू नीचे आती है। और आपको इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी 4x माइनस का x स्क्वायर इंटू dx। अब आप सिंपल तरीके से यहां पे पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करिए। तो इंटीग्रेशन बेटा 4x पे अलग जाएगी, x स्क्वायर पे अलग जाएगी। तो भाई 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 कांस्टेंट है पहले आ गया, x के ऊपर इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, तो पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक दफा नीचे लिखोगे, पावर फॉर्मूला। और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं उनको एज इट इज मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 2 1 2 2 2 4 लेते हैं ताकि फिर लिमिट्स को अप्लाई कर सकें। तो भाई 2 1 2 होता है, 2 2 क्या होता है 4 होता है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर, आगे आ गया माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और देखो मेरी लिमिट्स क्या आ गई, मेरी अपर लिमिट है 4 के बराबर, लोअर लिमिट है 0 के बराबर। तो भाई अब सिंपल लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। तो 2 का 2 एज इट इज, एक दफा डालूंगा मैं अपर लिमिट को, जहां जहां x आ रहा है वहां पे एक दफा अपर लिमिट को डालोगे, माइनस का साइन, और अगेन इस x की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, पावर में 3 का 3 और 3। तो यानी कि देखो एक दफा मैंने लिमिट्स के अंदर अपर लिमिट को डाल दिया, फिर माइनस का साइन, एक दफा आप जहां जहां x आ रहा है वहां पे लोअर लिमिट को डालोगे। तो 2 का 2, x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस का अगेन 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो भाई ये क्या बन गया, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 टू क्या होता है 32 के बराबर। देखो 4 का क्यूब क्या होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है सिंपल तरीके से 64 के बराबर, और नीचे डिवीजन में 3 का 3। 4 का क्यूब क्या होता है 64 के बराबर ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहां पे देखो भैया जी, यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 खत्म हो गया, 0 से कोई टर्म डिवाइड हो रही है वो भी खत्म हो गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, चेक कर लो भाई आंसर्स के अंदर। हाँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 से डिवाइड करवाएंगे। तो 32 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा अल्लाह भला करे किसके बराबर, 3 2 6 और 3 3 9 के बराबर। माइनस का 64 एडिट इसका एडिट और नीचे आ गया 3 का 3। 96 में से अगर मैं 64 को माइनस करता हूँ, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा 3। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो देखो ये क्वेश्चन की लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स नहीं बताई हुई थी, आपने सबसे पहले लिमिट्स यहाँ पे खुद से निकाली, एंड वंस यू हैव द लिमिट्स then you can simply apply the formula for the integration and then you can directly apply the limits। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की बेटा सिंपल सी लॉजिक आ रही थी, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 किसकी होती है। अब देखो कुछ बेसिक बातों को जहन में रखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा याद रखिएगा सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 के बराबर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अगर कभी भी पैराबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी हो, ये 1 के बराबर होती है पैराबोला की। वाइल इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो होती है बेटा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से हमेशा छोटी होती है। वाइल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1 के बराबर। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 के बराबर, सही है ना। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2 के बराबर। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की 1 होती है, इलिप्स की 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बराबर होती है किसके, अंडर रूट 2 के। अच्छा, इसी तरीके से एक लॉजिक और है, और ये लॉजिक क्या होती है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है इसकी एसेंट्रिसिटी होती है इन्फिनिटी के बराबर। स्ट्रेट लाइन की एसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी के बराबर होती है। ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले एमसीक्यूज पेपर में बहुत आते हैं, तो प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा एक मैं आपको टॉपिक और बता रहा हूं, अगर आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी लाजमी कवर करें। ये होता है टेंजेंट लाइन की कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट, कि टेंजेंट लाइन की कंडीशन क्या है, और एक होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। तो भाई इनको बेसिक टेबल है यार, इसको कवर अप कर लो, मैंने कई दफा आपको पास्ट पेपर्स में कवर करवाया हुआ है। तो टेंजेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। या पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है। इसको याद कर लेना, ये बहुत पेपर में आता है। सिमिलरली डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, के साइन की कॉस की डोमेन क्या है, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है, तो इसका बड़ा ख्याल रखिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर है साइन एक्स के, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी डैश। ओके, कोई मसले की बात नहीं, आपको स्लोप पूछा हुआ है नॉर्मल का, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर ने यहाँ पे जो है ना फनकारी कही हुई है, लफ्जों का खेल है। वो कहते हैं ना कि भाई दुनिया में हर चीज क्या है, लफ्जों का खेल। तो एग्जामिनर स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछ रहा है, आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है साइन एक्स के बराबर। देखो अगर कभी भी फंक्शन अगर साइन एक्स गिवन है, हमें ये बात मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप के बराबर। यानी कि किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है, उसका वन टाइम डेरिवेटिव ले लो, स्लोप की इक्वेशन आ जाती है। तो अगर मुझे फंक्शन sin x गिवन है, तो भैया अगर मैं sin x का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x के बराबर। अब एग्जामिनर देखो कह क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है x की वैल्यू बराबर है 0 की। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 डालता हूं, तो हमें पता है कि दुनिया में cos 0 बराबर होता है किसके, 1 के। तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। बच्चे बेचारे इतने मासूम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आ जाएंगे, सर सही काम किया था। हालांकि मेरा दिल चाहता है अपना माथा रमजानों के अंदर फोड़ने का, उसके पीछे रीजन है। बेटा आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ था ना, तो हमेशा याद रखिएगा टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का आपस में रिलेशन क्या होता है कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा। भाई हमें ये बात पता है कि भाई अगर दुनिया में दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो अगर एक लाइन का स्लोप प्लस का 1 है, तो लाइन 2 का स्लोप क्या होगा मेरे पास, सिंपल तरीके से नेगेटिव के 1 के बराबर। आप बोलोगे सर कितने आसानी से सॉल्व हो गया, अरे भाई आसान नहीं था, आसान इसको बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माशाल्लाह से फिजिक्स का आ रहा है, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस विल बी 10 पावर 4 व्हाट कंडक्टर विल बी कॉल्ड। so I'm sorry to say यार, although I'm an engineer, I'm a highly qualified engineer, but I will not be solving the question for the physics because that's not my domain। सही है ना भाई, तो ये फिजिक्स के टीचर आपको सॉल्व करवा देंगे, मेरी जो फिजिक्स की फैकल्टी वो आपको जरूर बता देगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक कर्व है और ये कर्व की इक्वेशन देख के साफ तौर पर पता चल रहा है सर्कल का कर्व है। भाई अगर आपने मुझसे कॉनिक्स के लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने आपको इक्वेशन को पहचानना सिखाया हुआ है। इस इक्वेशन में साफ तौर पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि भैया कोफिशिएंट 1 के बराबर है, कोफिशिएंट सिमिलर है। इसका मतलब एक सर्कल आ रहा है और एक लाइन आ रही है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे पास एक कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ। अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका तो ये है कि भाई
बारी बारी अपने ऑप्शंस को डाल के चेक करो, जिस ऑप्शन के ऊपर आपका करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो, अगर कोई पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा चीज को, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर मौजूद है ना, तो भाई वो पॉइंट उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ये मैथ्स का बेसिक असूल है। दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे, किसी कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो जो पॉइंट होगा वो हमेशा उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो भाई अगर मैं चेक करता हूं ऑप्शन नंबर ए को, तो पहले मैं कर्व की इक्वेशन में चेक करता हूं, तो -2 का स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद 8, -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 और 4 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड प्रूव कर रहा है। अब इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। 2 का 2 एट इट इज, एक्स की जगह पे -2 माइनस का वाई, वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है 2 के, इक्वल टू के बाद 2, तो 2 इंटू -2, ये बन गया मेरे पास -4, फिर आगे आ गया -2 इक्वल टू 2। सही है ना? तो ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा भैया इस पॉइंट के ऊपर। ओके, ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई भंड है यहाँ पे, या तो ये इक्वेशन गलत गिवन है या ये पॉइंट गलत है। ये पॉइंट वेरीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि 2 इंटू -2, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 2 इक्वल टू 2। ओके, यानी कि भाई -4 -2 नहीं, यानी कि भाई या तो ये पॉइंट -2 होना चाहिए था। अगर तो ये पॉइंट -2 होता ना, फिर चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे क्या होता, हो सकता है ऑप्शंस में गलती हो, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शंस के अंदर क्या हो, गलती हो। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे -2 होता, तो उस सूरत में अगर मैं y की वैल्यू को -2 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा -2 इक्वल टू के बाद 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू -2, नेगेटिव का 4, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 इक्वल टू के बाद 2, तो -4 प्लस का 2, ये अभी भी नेगेटिव का 2 फॉर्म होगा। तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ये अभी भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत पॉइंट है। ओके, 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 2 रख के चेक करता हूं, तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू के बाद 2। तो भाई 2 2 जार 4, हाँ ये वेरीफाई कर रहा है, देखो ना ये पॉइंट वेरीफाई कर रहा है। तो 4 में से 2 गया, प्लस का 2 बचेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब करेक्ट होगा। यहाँ पे तुम 2 + 2 डालो, नेगेटिव डालो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर देखो स्क्वायर आ रहा है ना। तो मुझे इसलिए पहली वाली इक्वेशन की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तुम -2 डालोगे, +2 डालोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर नेगेटिव साइन को वैसे पॉजिटिव कर देगा। मसला इस इक्वेशन पे हो रहा था। देखो आपने जब ये वाला पॉइंट डाला तो करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट जो है इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 माइनस का 2 2 4 माइनस का 2 ऑब्वियसली प्लस का 2 बनेगा, यानी कि ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला आ गया जिस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाया था ना आपको, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सही है ना? ये क्वेश्चन, अच्छा अगले तीनों क्वेश्चन ही रिपीट कर रहे हैं इनफैक्ट, बट मैं चलो लॉजिक आपको दे देता हूं। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है द स्ट्रेट लाइंस आर गिवन एज, y की इक्वेशन गिवन है, n की इक्वेशन गिवन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भाई इसको चेक कर लो जल्दी से। हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, बल्कि लास्ट से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे चेक करोगे। देखो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल में जो भी लाइन होगी ना, तो याद रखिएगा उसके पास सेम x और y कोफिशिएंट होता है, उसके पास सेम x और y क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी। अगर तो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके x और y कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होते हैं। वाइल अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो भाई देखो लेट सपोज मेरे पास एक लाइन आ रही है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर पे जो लाइन होगी ना, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कि पहली वाली लाइन का जो भी y कोफिशिएंट है, पहली वाली लाइन का जो भी y कोफिशिएंट है, सेकंड लाइन के वो x कोफिशिएंट के तौर पे होगा, और फर्स्ट लाइन का जो भी x कोफिशिएंट है विद अपोजिट साइन, वो सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा। और कांस्टेंट अगेन कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी। तो भाई आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस का y प्लस का 1। दूसरी इक्वेशन जो आ रही है, ये आ रही है y इज इक्वल टू, ये क्या आ रही है, ये आ रही है y इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/3x प्लस का 2। खुदा रहा है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई मत करवा देना, अल्लाह का वास्ता है, क्योंकि भाई ये 3 सिर्फ x के नीचे मौजूद है, 2 के नीचे मौजूद नहीं है। तो पहले 2 के नीचे लेकर आओगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो क्या बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू नेगेटिव का x प्लस का 3 2 जार 6, और नीचे 3 आ गया, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू नेगेटिव का x प्लस का 6। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट मौजूद था, प्लस का 6 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप देखो क्या ये इक्वेशन आपस में पैरेलल
पैरेलल है? भाई पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली इक्वेशन आ रही है 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो इनके x और y कोफिशिएंट सिमिलर नहीं है। परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक कर लेते हैं। भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट लाइन का, अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन कंसीडर कर रहा हूं, तो फर्स्ट लाइन का जो भी y कोफिशिएंट है सेकंड लाइन के अंदर कहां होगा? x कोफिशिएंट बन जाएगा, और फर्स्ट लाइन का जो भी x कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन का अपोजिट साइन के साथ y कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इस लाइन से चेक करना चाहो, इस लाइन से चेक कर लो कि फर्स्ट लाइन का जो भी आपके पास y कोफिशिएंट आ रहा है वो सेकंड लाइन का क्या बनेगा? x कोफिशिएंट बन जाएगा, और फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? वो अपोजिट साइन के साथ सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट बन जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो अगर नेगेटिव साइन को कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3y बन जाएगा। यानी कि लाइंस इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है परपेंडिकुलर की, यानी कि देखो लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप खुद से चेक कर लो ना भाई, खुद से चेक करो इसको, क्या मसला है इसके अंदर। देखो फर्स्ट लाइन का जो y कोफिशिएंट आ रहा है, इसको अगर आप फर्स्ट लाइन कंसीडर कर रहे हो, इसका जो y कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या होगा? अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन होगी, तो इसके जो फर्स्ट लाइन का जो y कोफिशिएंट आ रहा है वो सेकंड लाइन का x कोफिशिएंट होगा, और फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट है विद अपोजिट साइन, तो यहाँ पे प्लस का 1x है, तो सेकंड लाइन का क्या बन जाएगा? ये y कोफिशिएंट बन जाएगा विद अपोजिट साइन। जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसकी इक्वेशन होनी चाहिए 3x माइनस का y। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस का y फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लेट द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड एज बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, और आगे कह रहा है 2gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x। लेट द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी कैन बी डिफाइंड एज। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने भाई एक चीज मांगी हुई थी, एफओजी। ये क्वेश्चन लास्ट पेपर में आ चुका है, तो उसमें एग्जामिनर ने आपसे एफओजी पूछा हुआ था, यानी कि भैया आपने जी के फंक्शन को एफ के अंदर प्लॉट करना था। तो भाई आपने करना क्या था? जी के फंक्शन को एफ में प्लॉट। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये लास्ट पेपर में मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया था। आपको देखो एफ एक्स का फंक्शन गिवन है, आपको जी एक्स का फंक्शन गिवन है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एफ ओ जी निकालो। एफ ओ जी का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जी के फंक्शन को एफ के पेट में डालना। देखो जी को एफ के पेट में डालना, यानी कि जी के फंक्शन को जहां जहां एफ में इनपुट आ रहा है वहां पे प्लॉट करना। तो क्या बन गया? 2 का 2, एक्स की जगह पे जी का फंक्शन डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और आगे प्लस का 1। तो सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। तो ये आपका आंसर होगा स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस के 1 के बराबर। प्लस का 1 भी तो होगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपको किसी में भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था प्लस का 1 होना चाहिए था, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको एफओजी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में गलती हुई हुई है। आपको यहाँ पे 2f(x) गिवन था, या तो भाई क्वेश्चन प्रॉपर स्पेसिफाइड होता एफओजी कैलकुलेट करना है या जीओएफ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में एग्जामिनर सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, तो मैंने एफओजी निकाल के बता दिया आपको। अगर तो क्वेश्चन लिखा हुआ होता प्रॉपर्ली तो उसके मुताबिक चेक करते, तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी जो भी था वो शायद करेक्ट हो जाता। मगर यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में गलती है तो मैंने आपको एफओजी बता दिया, जो कि लास्ट पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द y इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन एक्सप्रेस बाय 3x माइनस का 2y प्लस का 6। यानी कि देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है y इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं दुनिया के अंदर, कभी भी अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना हो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू को जीरो करने पे, x की वैल्यू को जब आप जीरो करते हो, x की वैल्यू जीरो करने पे जो y की वैल्यू अचीव होती है उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो मैं y इंटरसेप्ट निकाल लेता हूं, क्या मसला है इसके अंदर यार। x की वैल्यू को अगर मैं जीरो करूंगा तो ये बन गया नेगेटिव का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। नेगेटिव का 2y दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 2y। तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई प्लस के 3 के बराबर। तो प्लस का 3 आपको ऑप्शन ए में भी मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है। तो अब आप स्लोप भी निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है किसके बराबर? स्लोप बराबर होता है नेगेटिव के a डिवाइडेड बाय b के। तो a किसके बराबर है? a का मतलब x कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। b का मतलब होता है y कोफिशिएंट, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर। हमारा ये पेपर फाइनली अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा। मैं यहाँ पे आपसे दो बातें जरूर करना चाहूंगा कि बेटा ये पेपर जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, मैंने रमजान मुबारक की माशाल्लाह से बरकत की वजह से एक ही नशिश के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर लिया। तो भाई मैं आपसे दो बातें करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई ये ई कैट के मैं जितने भी पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ बड़ी मेहनत से सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरी ये टीम बड़ी मेहनत से पेपर्स गैदर कर रही है। ई कैट के पेपर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से तमाम के तमाम पेपर्स डिफरेंट रिसोर्सेज से मैं गैदर कर रहा हूँ, और गैदर करने के बाद आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो याद रखिएगा आप में से वो तमाम बच्चे जो ई कैट के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा टेस्ट होता है ई कैट का टेस्ट। आप पंजाब की किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, वहां पे ई कैट की बेसिस पे आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है, आपको इंडिविजुअल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ई कैट की तैयारी बहुत तरीके से करो। मैंने ई कैट के 2024 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, 2012 का 2011 का पेपर भी ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, इसके अलावा 2016 का 2017 का पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आज की क्लास के अंदर हम लोग
लोगों ने 2015 के और 19 और 20 के पेपर को मिला के सॉल्व किया है। तो भाई ये पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये जो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे ईकेट के पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा। इस पेपर्स की प्लेलिस्ट के लिंक को लाजमी तौर पे खुद भी कवर करना है, और आपके जितने दोस्त मौजूद हैं, जितने कॉलेजेस के अंदर दोस्त मौजूद हैं, जिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उन तक आपको आवाज पहुंचाना आप पे कंपलसरी है, आप पे फर्ज है। क्योंकि बेटा देखो, ये सदका जारी है। आप किसी की मदद करोगे, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं भी बट उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप पे फर्ज है कि लाजमी तौर के ऊपर उस तक ये बात आप पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो लाजमी तौर पे मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा रमजानुल मुबारक का बैच अभी लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ। इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको आपके एफएससी के पेपर के अंदर, ए लेवल्स के अंदर भी हेल्प मिलेगी, और आपकी एप्टीट्यूड की कंप्लीट तैयारी इस बैच में कवर होगी। पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में कवर करवाई जाएगी। आपको अलग अलग हर यूनिवर्सिटी की फीस भरने की जरूरत नहीं है किसी को। आपकी इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होगा। देखो हमारे बैचेस में होता क्या है, हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, और पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी। आप किसी महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, वहां पे जो फैकल्टी होती है वही फैकल्टी मेरे पास आके पढ़ाती है। पीएचडी होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं, डिफरेंट ए लेवल्स के टीचर्स होते हैं, डिफरेंट हमारे हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं, जो आपको लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये मजाक नहीं होता कि एक ही बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक ही इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, उसकी प्रॉपर क्लासेस होती है, उसकी प्रॉपर डाउट क्लासेस अलग से होती हैं, अलग से टीचर्स को डाउट क्लासेस लेते हैं। तो लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। आप फंक की तैयारी कर रहे हो, आप यूईटी की तैयारी कर रहे हो, साथ में कॉमसेट्स की, प्यास की, एनटीएस की, एनईडी की, मेरान की, आईबीए की, तो इस बैच में तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी। आप अगर नस की तैयारी करो, वहां पे फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है। बट अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी करो, वहां पे बिजनेस मैथ्स होती है, जो कि एडवांस मैथ्स से टोटली डिफरेंट है, तो आपको उसकी क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। आप फास्ट में अप्लाई करो, वहां पे आईक्यू का पोर्शन आएगा, एनालिटिकल आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका क्वेश्चन आएंगे। आप एनटीएस में अप्लाई करो, एनालिटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, क्वांटिटेटिव मैथ्स आएगी, आपको उसकी क्लासेस मिलेंगी। आप यूईटी में अप्लाई करो, वहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन होगा, आपको उसकी क्लासेस मिलेंगी। आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको हर यूनिवर्सिटी की हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इस एक बैच में एक फीस होती है, और मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होगा। यानी कि आपके अगर अभी एफएससी के पेपर आते हैं, आपको उसमें ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद आपका दोबारा से कोर्स कवर होगा। तो आपकी कोई चीज अगर लेफ्ट आउट भी होगी, दोबारा कवर अप करवाई जाएगी। इसके अलावा अक्सर बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब की वीडियो और लाइव क्लासेस में डिफरेंस क्या है। भाई यूट्यूब की वीडियो के अंदर तो पुराना कोर्स कंटेंट भी होता है। भाई इन पास पेपर्स को कवर करवाने से मुझे जो चीज मिलती है, वो मिलता है अपना कंटेंट। मैं अपने बच्चों को हमेशा अपना अपडेट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ क्लासेस के अंदर। जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा बच्चों को सॉल्व करवाता हूँ क्लासेस के अंदर। हर टीचर का काम होता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे पोर्टल्स के ऊपर। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको स्टार्टिंग से प्रोवाइड कर दी जाती है, कि अगर आपको कोई चीज खुद से काम करनी है, कोई चीज खुद से कवर करनी है, वहां से कवर अप कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर तो भाई आपको दूसरी चीजें भी होती हैं, आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, आगे पीछे भी जाते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली कोर्स प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टिंग से, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग से प्रोवाइड की जा रही है। मगर ये एक्स्ट्रा फीचर है। असल फीचर है प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस का होना। हर पूरी लाइव क्लासेस में आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड का असल फीचर होता है टेस्ट। आप कहीं से भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हुए, तो आप कभी भी एप्टीट्यूड को एस नहीं कर सकते। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद अ प्रॉपर टाइमर, कि भाई जिस तरह नस का एक एक्सपोजर मिलता है, फास्ट का मिलता है, यूईटी का मिलता है, एनईडी का मिलता है, आईबी का मिलता है, तो वो चीज हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट का आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, कि भाई उस टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा डाउट सेशंस होते हैं। भाई आपके जो मेन टीचर्स होते हैं, जो मेन डेडिकेटेड फैकल्टी है, वो डिफरेंट है, मगर हमारी डाउट टीचर्स की फैकल्टी अलग होती है। यानी कि डाउट टीचर्स का मतलब है कि भाई लाइव क्लासेस में कोर्स कवर होगा, वो अलग कहानी है। मगर डाउट क्लासेस के अंदर क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, कि पास्ट पेपर सॉल्व करो, कहीं पे फंसते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डाउट ग्रुप्स के ऊपर भी उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आप पर्टिकुलरली अपने जो आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगे, उसमें भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप पाकिस्तान के टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको वहां पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी 70,000 60,000 रुपए उनकी फीस होती है। तो आपको मेरे पास तमाम चीजें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो ईकेट के पेपर में बहुत तरीके से कवर करवा रहा हूँ, लाजमी तौर पर खुद भी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला जबरदस्त आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। खुदा ताला मुझे और आप दोनों को सलामत रखे। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।